हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है दोस्तों। क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, मध्यकालीन भारत। और आज से जो है मध्यकालीन भारत का सीरीज चलेगा। चलिए दोस्तों, और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां जाकर जुड़ जाएं, वहां इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास, भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण। भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों, किस स्रोत से लेकर इस अध्याय को बनाया गया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 9 भारत और संसार, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 मध्यकालीन भारत संघर्ष का युग लगभग 1000 से लेकर 1200 ईस्वी तक, और न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए। इन तमाम चैप्टर से लेकर दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में 8वीं शताब्दी को प्राचीन भारत की समाप्ति तथा मध्यकालीन भारत के आरंभ के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी 8वीं शताब्दी के बाद ही जो है मध्यकालीन भारत की प्रारंभ को माना जाता है दोस्तों। इस समय भारतीय समाज के अनेक पहलुओं में बदलाव आए। इसके राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं ने सामाजिक नियमों, धर्म, भाषा और कला आदि को सभी को प्रभावित किया। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास में मध्यकाल का आरंभ 8वीं से 13वीं सदी तक के काल को प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है। यानी 8वीं से 13वीं सदी के मध्यकाल को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है दोस्तों। प्रारंभिक मध्यकाल के संबंध में जानकारी के अधिकांश स्रोत जैसे ताम्रपत्र, अभिलेख एवं शिलालेख तथा विविध प्रकार की साहित्यिक रचना से मिलती है। इस काल में अधिकांश प्रारंभिक लेखन ताड़पत्रों और वृक्ष की छाल पर होता था, लेकिन 13वीं सदी से लेखन के लिए कागज का प्रयोग होना चालू हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। भारत में अरब आक्रमण। अरबों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पश्चिम भारत में स्थित सिंध पर विजय प्राप्त की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है कब भारत पर आक्रमण किया दोस्तों? तो 712 ईस्वी में, और सिंध पर विजय प्राप्त की। तो पूछा जाता है दोस्तों कि अरबों का सबसे पहला आक्रमण कब हुआ? तो अरबों का सबसे पहला आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, जिसमें उसने जो है सिंध पर विजय प्राप्त की। इस सिंध का शासक दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम बसरा के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति था। तो इस समय सिंध का शासक कौन था? तो राजा दाहिर था। और मोहम्मद बिन कासिम किसका था? तो सेनापति था। तो गवर्नर जो है अल हज्जाज का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम को वर्तमान राजस्थान के स्थानीय शासकों द्वारा भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन सिंध पर उसका शासन स्थापित हुआ। अरब व्यापारियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अनेक बस्तियां स्थापित की और एशिया के अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले व्यापार में भाग लिया। भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव अरबों के आक्रमण के पश्चात हुआ। यानी भारत में जो इस्लाम धर्म का आगमन हुआ वो अरबों के आगमन के साथ ही हुआ दोस्तों। अरबों के साथ भारत में न केवल इस्लाम का आगमन हुआ, बल्कि नई संस्कृतियों का भी आगमन हुआ। तत्पश्चात भारतीय समाज, शासन और संस्कृति में अनेक परिवर्तन हो चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत पर तुर्क आक्रमण 1000 से लेकर 1200 ईस्वी तक के काल के दौरान पश्चिम एवं मध्य एशिया तथा उत्तर भारत में तीव्र परिवर्तन हुए। यानी पश्चिम, मध्य एशिया तथा उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या हुआ? बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले दोस्तों। इन्हीं परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस काल के अंतिम चरणों में तुर्कों ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर भारत पर प्रवेश कर लिया। यानी इसी दौरान जो है 1000 से 1200 ईस्वी के दौरान जो है भारत पर भी जो है तुर्कों ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर भारत में प्रवेश कर लिया दोस्तों। आगे देखते हैं। गजनवी 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ट्रांस ऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ भाग पर सामानियों यानी सामानी शासकों का
शासन था जो ईरानी मूल के थे। यानी गजनवी किस मूल के थे? तो ईरानी मूल के थे। सामानी सूबेदारों में अल्पतगीन नामक एक तुर्क गुलाम था। कालांतर में इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो अल्पतगीन नाम का एक तुर्क गुलाम था और इसी ने ही जो है गजनी को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 990 से लेकर 91 ईस्वी में अल्पतगीन के दास और दामाद सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया और जलालाबाद एवं काबुल को गजनी राज्य में मिला लिया। महमूद गजनवी ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। पूछा जाता है दोस्तों कि महमूद गजनवी गजनी का शासक कब बना? तो 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर 998 से लेकर 1030 तक आसन रहा, लगभग 32 साल तक। आगे देखते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी ने स्वयं के विषय में यह दावा किया कि वह ईरान के पौराणिक राजा अफरसियाब का वंशज है। इसके शासनकाल में फारसी भाषा एवं साहित्य को प्रोत्साहन मिला। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। इसके शुरुआती आक्रमणों का लक्ष्य पेशावर और पंजाब पर शासन करने वाले हिंदू शाही राज्य के शासक थे। हिंदू शाही राज्य की राजधानी वहिंद यानी पेशावर थी। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात सेल्जुकों की शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य में सीरिया, ईरान और ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र शामिल थे। सेल्जुक तुर्कों ने खुरासान पर अधिकार के लिए गजनवी राज्य से युद्ध किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अलबरूनी और किताबुल हिंद। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था, आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। ख्वारिज्म में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अलबरूनी अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। अलबरूनी संभवतः ग्रीक भाषा नहीं जानता था। अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त होने के कारण अलबरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। इसने पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया और अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए इसने यूक्लिड यानी यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर अधिकार किया और वहां से अपने साथ अनेक विद्वान और कवियों को अपनी राजधानी गजनी ले गया। अलबरूनी भी उन्हीं में से एक था। गजनी में अलबरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। अलबरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए, जहां इसने संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। इसने उत्तर भारत के बड़े हिस्से तथा पंजाब का भी भ्रमण किया। किसने? तो अलबरूनी ने। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो अलबरूनी के द्वारा रचित है। और किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में इसे लिखा गया है, जिसे धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज एवं प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतौल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित किया गया। तो किताबुल हिंद टोटल कितने अध्याय में विभाजित है? तो 80 अध्यायों में विभाजित है। अरबी भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों, और इसकी रचना अलबरूनी ने की थी। अलबरूनी ने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया, जो संभवतः उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग के लिए लिखी गई थी। वह यानी अलबरूनी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा के ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरणों से परिचित था। इसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी सभी कृतियां शामिल थी। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत पर महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण को देखते हैं दोस्तों।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रमुख आक्रमण। तो टोटल इसने कितना आक्रमण किया, तो 17 आक्रमण किया था दोस्तों। और इन्हीं 17 आक्रमण में से देखते हैं सबसे पहले जो है जयपाल, जो कि हिंदू शाही वंश का था शासक, उसके ऊपर 1001 वर्ष में जो है आक्रमण किया गया और इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ तथा हिंदू शाही राजधानी जो वहिंद यानी पेशावर थी ध्वस्त कर दिया गया। धन तथा हाथी लेकर जयपाल मुक्त हुआ तथा अपमानित जयपाल ने आत्महत्या कर ली। यानी इसी युद्ध के बाद जयपाल क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया दोस्तों। भेरा विजय 1003 में हुआ दोस्तों। इसमें क्या हुआ कि झेलम तट पर स्थित भेरा पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया और भेरा को जीतने के पश्चात महमूद गजनवी क्रूरतापूर्वक वहां से विशाल संपत्ति लूटकर गजनी भाग गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मुल्तान पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर 1006 में किया दोस्तों। महमूद गजनवी ने जयपाल के पुत्र आनंद पाल को पराजित किया तथा मुल्तान पर अधिकार कर लिया और मुल्तान पर फिर द्वितीय आक्रमण किया सुखपाल के ने इस पर 1008 में दोस्तों महमूद ने सुखपाल को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया क्योंकि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन जल्द ही उसने इस्लाम को त्याग कर अपने मूल धर्म को अपना लिया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगा। इससे नाराज होकर महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया तथा फतेह दाऊद को पुनः मुल्तान का शासक नियुक्त किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आनंद पाल, जो कि हिंदू शाही वंश का था। 1008 ईस्वी में इस पर आक्रमण हुआ दोस्तों। हिंदू शाहियों ने नंदना को अपनी नई राजधानी बनाई जो सोल्ट रेंज में स्थित थी। महमूद ने नंदना को नष्ट किया तथा आनंद पाल ने समर्पण कर दिया। थानेश्वर 1014 में लूटा दोस्तों। कश्मीर पर 1015 में आक्रमण किया, कन्नौज पर 1018 में और सबसे जो इम्पोर्टेंट था उसका सोमनाथ था दोस्तों, जो कि 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। काठियावाड़ के शासक भीमदेव बिना युद्ध किए भी पलायन कर गया। यानी सोमनाथ में क्या हुआ दोस्तों कि 1025 पे आक्रमण किया और काठियावाड़ का जो शासक भीमदेव था वो बिना युद्ध किए ही क्या कर गया, भाग गया, यानी पलायन कर गया। पवित्र शिव मंदिर नष्ट करके लोगों की निर्मम हत्या की गई। लूट से अपार सामग्री प्राप्त हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि महमूद ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि महमूद गजनबी का लास्ट आक्रमण क्या था, तो 1027 ईस्वी में, जो कि जाटों के विरुद्ध था। सोमनाथ पर कब आक्रमण किया, तो 1025 ईस्वी में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं गजनबी के आक्रमण का प्रभाव। गजनबी की पंजाब विजय के पश्चात उसकी उत्तराधिकारियों ने गंगा घाट और राजपूताना पर लगातार अनेक आक्रमण किया और अनेक अवसरों पर इन्होंने तुर्कों के विरुद्ध जीत भी प्राप्त की। मुस्लिम व्यापारियों का देश भारत में स्वागत किया गया क्योंकि वे मध्य तथा पश्चिम एशियाई देशों में भारत का व्यापार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे थे। व्यापार की वृद्धि से राज्य की समृद्धि बढ़ रही थी। इस काल में हिंदू और इस्लाम धर्मों तथा हिंदू और इस्लामी समाजों के मध्य आदान प्रदान की एक प्रक्रिया आरंभ हुई। लाहौर अरबी और फारसी भाषाओं और साहित्य का केंद्र बन गया। यानी लाहौर जो है अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य का क्या बन गया, केंद्र बन गया। तिलक जैसे हिंदू सेनापति ने गजनवी की सेना का नेतृत्व किया जिसमें हिंदू सैनिक भी शामिल थे। आगे देखते हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी। 12वीं सदी के मध्य के आसपास तुर्क कबीलाइयों के अन्य समूह ने अंशतः बौद्ध लेकिन अंशतः पेगन यानी पुराने धार्मिक विश्वास वाले, जिसमें बहुत से देवताओं की पूजा होती थी, सेल्जुक तुर्कों के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इस राजनीति शून्यता को भरने के लिए दो नई शक्तियों का उदय हुआ जिसमें एक था ईरान के ख्वारिज्मी साम्राज्य तथा दूसरा उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौर नामक प्रदेश में स्थित गौरी साम्राज्य। गौरियों यानी गौरों वंश के शासकों ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ गजनी के सामंत शासकों के रूप में ही किया, किंतु शीघ्र ही वे गजनवी शासकों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौरियों की शक्ति में वृद्धि हुई।
12वीं सदी के मध्य में अपने भाइयों के साथ दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने गजनी के संपूर्ण क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करके भीषण आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के कारण क्षेत्र के लोग उसे जहां सोज अर्थात दुनिया को जलाने वाला कहने लगे। किसे दोस्तों? तो अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन को जहां सोज कहने लगे। आगे देखते हैं दोस्तों, 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद यानी मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम आसीन हुआ। इसी समय उसका बड़ा भाई गौर पर शासन कर रहा था। गोमल दर्रे के पार करते हुए मोइजुद्दीन यानी इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रचलित है ने 1175 में मुल्तान तथा उच्च पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का असल नाम क्या था? मोइजुद्दीन। 1178 में मोहम्मद गौरी ने राजपूताना रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु माउंट आबू के नज़दीक हुए युद्ध में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि गुजरात के किस शासक ने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। कब? तो 1178 ईस्वी में। इस युद्ध से पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने यह अनुभव किया कि यदि भारत को जीतना है तो पंजाब में एक मजबूत आधार बनाना आवश्यक है। 1190 में मोइजुद्दीन पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था। इसी समय उत्तर भारत में चौहानों की शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। चौहान शासक राजस्थान पर आक्रमण करने वाले अनेक तुर्कों को पराजित कर चुके थे। आगे देखते हैं दोस्तों, 12वीं सदी के मध्य के आसपास चौहानों शासकों ने तोमर शासकों से दिल्ली यानी ढिल्लीका को जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चौहान शासकों ने किससे जीता दिल्ली? तो तोमर शासकों से दिल्ली जीत लिया। पंजाब की ओर इनकी शक्ति के विस्तार ने इन्हें गजनवी शासकों यानी मोहम्मद गौरी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान। तो मोहम्मद गौरी का भारतीय अभियान कुछ इस तरीके से है। 1175 से स्टार्ट होता है इसका अभियान। पहला अभियान जो है मोहम्मद गौरी ने कब किया? तो 1175 में। किसके? तो मुल्तान पर हुआ दोस्तों। शासक उस समय कौन था? करमाथी वंश का शासक था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वह है गुजरात। तो गुजरात स्थान पर जो हुआ युद्ध मोहम्मद गौरी का भीम द्वितीय से, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194 और खोखरों के विरुद्ध 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान था दोस्तों। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ जबकि मोहम्मद गौरी पराजित हो गया। जबकि 1192 ईस्वी का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो गया और मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त कर लिया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। और 1195 में बयाना का युद्ध हुआ, भीम द्वितीय के साथ हुआ मोहम्मद गौरी का युद्ध। और 1205 ईस्वी में लास्ट युद्ध खोखरों के विरुद्ध जो है मोहम्मद गौरी का हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, तराइन का युद्ध। मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो कि तृतीय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान कौन से थे? तो तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तबर हिंद यानी पंजाब पर अधिकार को लेकर 1191 का तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इस इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने तबर हिंद पर 12 महीनों का घेरा डालने के पश्चात अधिकार कर लिया, लेकिन उसने गौरियों को पंजाब से बाहर भेजने का कोई प्रयास नहीं किया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ माना गया है। इस युद्ध के लिए मोहम्मद गौरी ने बहुत सावधानी पूर्वक तैयारी की थी, जिसमें इसने 1,20,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया। इसमें 10,000 घोड़सवार धनुर्धारी भी शामिल थे। गौरी की सेना में घोड़सवार सैनिक बड़ी संख्या में थे, जो इस्पात के बख्तर बंदों और ढालों से सुसज्जित लैस थे।
पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में अपने 3 लाख सैनिकों के साथ आया था, जिसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार और 300 हाथी भी शामिल थे। भारतीय सेना संख्या बल में तुर्क सेना से अधिक थी, लेकिन तुर्क सेना अधिक सुसंगठित थी। उसे उचित सैनिक नेतृत्व भी प्राप्त था। इस युद्ध यानी तराइन के दूसरा युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान और तराइन के प्रथम युद्ध के अनुभवी सेनापति अस्कंद और नियत्र दूसरे स्थान पर मोर्चा संभाले हुए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की उपस्थिति के खतरे के आभास से उत्तर भारत के लगभग सभी राजाओं से सहायता मांगी। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियां को भेजा, लेकिन कन्नौज के शासक जो जयचंद ने ऐसा नहीं किया, जिसका कारण दोनों राज्यों के मध्य पुराना विवाद था, क्योंकि जयचंद की जो पुत्री थी उसके साथ जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है विवाह कर लिया था बिना सहमति के, इनके पिता के यानी जयचंद के बिना सहमति के जो है संयोगिता से जो है, जो कि जयचंद की बेटी थी, उसको भगा कर लेकर चला गया था पृथ्वीराज चौहान। इसी के लिए उन दोनों के बीच क्या था, विवाद था, और इसी वजह से जयचंद ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और तीव्र गतिशील तराइन की दूसरे युद्ध की जीत में निर्णायक सिद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान भाग रहा था, लेकिन सरस्वती वर्तमान सिरसा के नजदीक उसे बंदी बना लिया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार युद्ध में पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान भाग रहा था, लेकिन सरस्वती वर्तमान सिरसा के नजदीक उसे बंदी बना लिया गया। तुर्क सेना ने हासी, सरस्वती और समाना के किलों पर अधिकार करने के साथ साथ अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। अजमेर जीतने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने दिया। इसके साक्ष्य के रूप में कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद के हैं, जिसके एक ओर पृथ्वीराज अंकित है तो दूसरी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, तराइन युद्ध 1192 के कुछ समय पश्चात पृथ्वीराज चौहान को षड्यंत्र करने के आरोप में मोहम्मद गौरी के द्वारा हत्या कर दी गई। इसके पश्चात पृथ्वीराज के पुत्र को अजमेर की गद्दी पर बैठाया गया। तुर्कों ने अजमेर पर फिर भी अधिकार कर लिया और उसका शासन एक तुर्क सेनापति को सौंप दिया। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने वहां यानी अजमेर में रणथंभौर जाकर एक नए शक्तिशाली चौहान राज्य की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासनों के अधीन हो गया। इस प्रकार तराइन और चंदावर के युद्ध ने भारत में तुर्क शासन की नींव रखी, लेकिन तुर्कों ने के लिए इन जीते हुए क्षेत्रों पर अपने आधिपत्य को स्थायित्व देना कठिन कार्य था। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी तक जीवित रहा, यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई, 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसने अपने शासन काल में दिल्ली के दक्षिणी भाग की रक्षा के लिए बयाना तथा ग्वालियर के मजबूत किले को जीता। मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम बार आक्रमण 1206 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण पश्चिम बंगाल के खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब था, तो 1206 में, और महमूद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। दोस्तों आगे देखते हैं, इसने खोखरों की एक बड़ी जनसंख्या की हत्या कर दी। इस अभियान के पूरा होने के पश्चात गजनी लौटते समय कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गंगा घाटी, बिहार और बंगाल पर तुर्कों का विजय। 1192 और 1206 ईस्वी के मध्य तुर्क शासन गंगा यमुना दोआब और उसके आसपास के प्रदेशों क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। तुर्कों ने बिहार और बंगाल पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दोआब पर अधिकार करने के लिए तुर्कों को सबसे पहले कन्नौज के गढ़वाल राज्य को जीतना पड़ा था। दोस्तों गढ़वाल शासक जयचंद कन्नौज पर शांतिपूर्वक शासन कर रहा था। वह उस समय भारत का शक्तिशाली राजा माना जाता था, परंतु वह एक अच्छा योद्धा नहीं था, क्योंकि बंगाल के सेन शासकों से वह पहले ही पराजित हो चुका था। तराइन युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी भारत का शासन अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी वापस लौट गया। 2 वर्ष के पश्चात तुर्कों ने ऊपरी दोआब के हिस्से को जीत लिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः भारत
आया, यानी 1194 में पुनः भारत आया और 50,000 घोड़सवारों के साथ उसने यमुना नदी को पार करके कन्नौज पर आक्रमण कर लिया और कन्नौज के नज़दीक चंदावर, वर्तमान जो कि फिरोजाबाद में स्थित है दोस्तों, नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य युद्ध हो गया चंदावर का, और जिसमें मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त कर लिया। मोहम्मद गौरी बनारस की ओर बढ़ा, वहां इसने अत्यधिक लूटपाट की और अनेक मंदिरों को नष्ट किया। इस प्रकार तुर्कों का शासन विशाल क्षेत्र पर स्थापित हो गया, जिसकी सीमा बिहार को स्पर्श करती थी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारतीय क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया। तो किसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसने स्वतंत्र गुलाम वंश की स्थापना की। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुर्कों को अधिक सफलता पूर्व यानी पूरब में प्राप्त हुई, जिसका एक प्रमुख कारण बख्तियार खिलजी नामक अधिकारी था। यह एक सेनापति था जो कि मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, जिसे बनारस से पूरब की ओर कुछ क्षेत्रों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में कोई मजबूत शक्ति उपस्थित नहीं था, जिसका लाभ उठाकर उसने बिहार पर अनेक आक्रमण किए और अपने आक्रमण के दौरान इसने बिहार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध विहारों नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। इस दौरान बख्तियार खिलजी ने अत्यधिक धन इकट्ठा कर लिया और अपने अनुगामियों का एक दल भी खड़ा कर लिया। बख्तियार खिलजी बहुत सावधानी पूर्वक तैयार करके नदिया यानी बंगाल की ओर बढ़ा। नदिया एक तीर्थ स्थान था जहां सेन शासक लक्ष्मण सेन यात्रा के लिए गया हुआ था। बख्तियार खिलजी ने घोड़ों के सौदागर का वेश धारण करके 1204 ईस्वी में धोखे से राजमहल में प्रवेश कर के अचानक से आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से लक्ष्मण सेन अचंभित हो गया और यहाँ से भागकर सोनार गांव में शरण ली। बख्तियार खिलजी सेन शासकों की राजधानी लखनौती की ओर बढ़ा और बिना किसी विरोध के उस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय सेन शासक दक्षिण बंगाल के सोनार गांव में था। लक्ष्मण सेन तथा उसके उत्तराधिकारियों ने वहां से दक्षिण बंगाल पर अनेक वर्षों तक शासन किया। 1206 में बख्तियार खिलजी ने 10,000 घोड़सवारों के साथ देवकोट पर हमला किया। देवकोट में पराजय के बाद बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। मिनहाज उस सिराज के अनुसार बख्तियार खिलजी के एक सैन्य नायक अली मर्दान ने देवकोट में उसकी हत्या कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि उसकी हत्या किसने की? तो अली मर्दान ने की। कहाँ की? तो देवकोट के नज़दीक। आगे देखते हैं दोस्तों सफलता के कारण। तुर्कों की सफलता के क्या क्या कारण थे दोस्तों, देखते हैं। तुर्कों की श्रेष्ठता सामाजिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रों में थी। सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का प्रसार अर्थात स्थानीय भूमिपतियों और सरदारों के उदय के कारण भारतीय राज्यों का प्रशासनिक ढांचा और सैनिक संगठन कमजोर हो गया। तुर्क अपनी जनजातीय संरचना और एकता तथा खालिसा प्रणालियों के विकास के कारण बड़ी एवं अस्थायी सेनाएं रखते थे, जो लंबे समय तक मैदान में अस्थायी रहती थी, जबकि भारतीय शासक स्थानीय सरदारों पर निर्भर रहते थे और ये सरदार आपसी सामंजस्य नहीं रखते थे। युद्ध समाप्त होते ही वे तुरंत अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट जाते थे। राजपूत शासकों ने राजनीतिक युद्ध दृष्टि का अभाव था, वे लड़ते लड़ते मर जाने में विश्वास रखते थे, जबकि तुर्क सैनिक युद्ध में रणनीति को महत्व देते थे और आगे बढ़ने के पश्चात पीछे भी आते थे। राजपूत शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत पर तुर्की विजय को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। भारतीय शासकों के मध्य एकता का अभाव उनकी पराजय का कारण बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एकता का अभाव ही भारतीय शासकों का उनकी पराजय का कारण बना। आगे देखते हैं दोस्तों तुर्कों का विजय प्रभाव। तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में बहुराज्य तंत्र की समाप्ति हुई तथा एक केंद्रीय शक्ति के रूप में तुर्क स्थापित हुए। सामंतवाद समाप्त हुआ तथा राजनीतिक रूप से सशक्त शासन की स्थापना हुई। यह केंद्रीकृत निरंकुश शासन व्यवस्था पर आधारित था। आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। कानून तथा उसके
तथा राजस्व प्रणाली की एकरूपता से वाणिज्य गतिविधियों का भी विकास संभव हुआ। सैन्य संरचना में नया परिवर्तन आया। सेना के गठन तथा रख रखाव की प्रणाली विकसित हुई। सेना में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश मिलना संभव हुआ। फारसी भाषा का विकास भारत में हुआ। इसे राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। इससे प्रशासनिक कार्यों में एक रूपता आई और तुर्कों ने नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रारंभ किया। इसमें अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया और शहरी क्रांति उत्पन्न हुई। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़ जाएं दोस्तों, वहाँ इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।